अपर जीआईटी सर्जरी इज़ हाइड्रेटेड डिजीज़ ऑफ लिवर। इसमें सबसे पहले ये है कि हाइड्रेटेड डिजीज़ ऑफ लिवर जो है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो दैट इज़ अकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस विच इज़ अ टेप वर्म। उसके बाद इसकी लाइफ साइकिल की तरफ आ जाते हैं। सो दिस इज़ अ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। ये आपको इसका एग दिखाया जा रहा है और साथ में इसकी एडल्ट फॉर्म दिखाई जा रही है। दिस इज़ द लाइफ साइकिल। इसमें आपको जो है तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं ऑर्गेनिजम्स। एक आपको नज़र आ रहा है डॉग, एक आपको नज़र आ रही है शीप नज़र आ रही है, और एक आपको जो है ह्यूमन नज़र आ रहा है। तो ये जो काइनोकोकस ग्रैनुलोसिस होता है इसका, अब जो डॉग्स होते हैं ना और दूसरे जो कैनाइन्स होते हैं, जो एक एनिमल्स होते हैं, वो इसके डेफिनेटिव होस्ट्स होते हैं। और फिर जो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं उसमें शीप आ जाती है एज शो इन दिस फिगर, और इसके अलावा कैमल होती है इंटरमीडिएट होस्ट, और कैटल, ये सारे इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। ह्यूमंस जो है ना वो एक्सीडेंटल होस्ट होते हैं, मतलब कि एक्सीडेंटली वो जो ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमंस के अंदर आ जाता है, उसका हिस्सा कोई। और ह्यूमंस जो है वो डेड एंड होस्ट होते हैं, मतलब एक दफ़ा जब उसके अंदर सिस्ट चली जाती है तो वो मतलब सिस्ट बन जाती है। अब वो ह्यूमंस आगे से वो किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो इस वजह से ह्यूमंस को हम डेड एंड होस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जो अगर हम देखें तो डॉग्स जो हैं वो डेफिनेटिव होस्ट हैं। अब होता क्या है कि जो डॉग्स होते हैं ना उनके फीसिस के अंदर ना ये जो अडल्ट ये जो वर्म होती है काइनोकोकस ग्रैनुलोसिस, इसके एग्स जो हैं ये डॉग्स की फीसिस में पास होते हैं। अब क्या होता है कि जो एग्स होते हैं ना वो हम खा लेते हैं, ह्यूमंस जो हैं वो एग्स जो हैं उनको खा लेते हैं किसी भी फॉर्म में। तो एग्स जो हैं वो जब ह्यूमंस के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उसी तरह जैसे हमने अमीबा का पढ़ा था कि वहाँ पे वो जाकर लार्वा में कन्वर्ट होंगे, और लार्वा में कन्वर्ट होकर वो गट की जो म्यूकोज़ा है उसको पेनिट्रेट करेंगे, और वहाँ से पोर्टल वेन उनको मिलेगी। पोर्टल वेन से वो चले जाएंगे किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी में, स्पेशली जो लिवर है 70% केसेस में उसमें जाता है। इसके अलावा लंग्स के अंदर, ब्रेन के अंदर, किडनी के अंदर, बोन्स के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी में जा सकता है। और जब वो जिस भी ऑर्गन में जाएगी वहाँ पे जाके वो सिस्ट बना देगी। फॉर एग्जांपल लिवर के अंदर वो सिस्ट बना देगी। तो अब वो सिस्ट जो है वो ह्यूमंस के अंदर आपको पड़ी हुई जो है वो मिलेगी किसी भी ऑर्गन में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिवर के अंदर आपको सिस्ट नज़र आ रही है, ये सिस्ट बनी होती है। अब सिस्ट जो है ना इसकी 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है ना वो हमारी एडवेंटिशिया होती है इस सिस्ट की। सेकंड जो लेयर होती है वो होती है लैमिनेटेड मेम्ब्रेन, ठीक है। सेकंड लेयर ये बिल्कुल बाहर एडवेंटिशिया है, फिर लैमिनेटेड लेयर आ रही है, और फिर अंदर जो है ना जर्मिनल लेयर है इसकी, ठीक है। जर्मिनल लेयर के अंदर जो आपको ये पड़े हुए नज़र आ रहे हैं ये डॉटर सिस्ट्स हैं, ठीक है। ये स्कोलियोसिस हैं ये सारे ऑर्गेनिजम्स, और इस तरह से जो है ये इसकी होती है हमारी, ठीक है। जैसे आपको इसमें भी नज़र आ रही है कि इसमें क्या है, सबसे बाहर वाली जो इसकी है वो एडवेंटिशिया की बनी हुई है जो कि पेरिसिस्ट है, इसको हम पेरिसिस्ट भी कहते हैं, एडवेंटिशिया की बनी होती है। और सबसे बाहर वाली लेयर, और ये जो पेरिसिस्ट होती है किस तरह से बनती है, जो ऑर्गन होता है ना, मतलब फॉर एग्जांपल लिवर है तो उस ऑर्गन ने ना अपनी खुद से एक उसके इर्द एक होस्ट, मतलब ऑर्गेनिज्म का, मतलब ह्यूमंस की जो ऑर्गन टिश्यू होती है वहाँ से ये ड्राइव होती है। ये पेरिसिस्ट जो है वो ह्यूमंस के जो ऑर्गन होता है उसने बनाई होती है, मतलब लिवर में से ये बनी होती है। तो पेरिसिस्ट जो है ये होस्ट से ड्राइव होती है। ये उस सिस्ट के गिर्द एक समझ लें कि एक रिएक्शन सा बन जाता है, तो उसके अंदर ब्लड वेसल्स और फाइब्रोब्लास्ट आपको मिल जाते हैं। इसको हम पेरिसिस्ट भी कहते हैं और एडवेंटिशिया भी कहते हैं। दूसरी जो लेयर है वो हमने बात की, वो क्या होती है, लैमिनेटेड लेयर होती है, इसको हम एंडोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। एंडोसिस्ट, ये एंडोसिस्ट होती है। एक्टोसिस्ट कहते हैं, ये ए सेलुलर होती है, इसमें कोई सेल्स वगैरह नहीं होते। इसका काम क्या होता है कि इसने न्यूट्रिएंट्स को पास करना होता है, ठीक है। मतलब कि जो भी न्यूट्रिएंट्स पास होने हैं ना सिस्ट के अंदर बाहर, वो सारे इसमें से पास हो रहे होते हैं। फिर एंडोसिस्ट आ जाती है। एंडोसिस्ट जो है ये जर्मिनल लेयर होती है, इसके अंदर जो है ना हमारे सारे पैरासाइट्स पड़े होते हैं, और मतलब उनकी जो भी चीज़ें हैं। तो 3 लेयर्स हैं, आपने याद रखनी है, पेरिसिस्ट, एक्टोसिस्ट और एंडोसिस्ट। पेरिसिस्ट को एडवेंटिशिया कहते हैं, एंडोसिस्ट को लैमिनेटेड लेयर कहते हैं, और जो एक्टोसिस्ट और एंडोसिस्ट जो है उसको जर्मिनल लेयर कहते हैं, ठीक है। और फाइब्रस कैप्सूल जो बाहर वाला होता है एडवेंटिशिया, वो ड्राइव होता है होस्ट से।
ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? क्योंकि जब हम इसकी सर्जरी करेंगे ना तो हमें पता होगा कि सिस्ट के क्या कंपोनेंट्स हैं, तो हमें सर्जरी करते हुए अंदाज़ा होगा ना कि हमने कौन सी चीज़ क्या हम कर रहे हैं सर्जरी करते हुए। ठीक है, उसके लिए हमारे पास होता है ये इंपॉर्टेंट। उसके अंदर आपको ये सारी डॉटर सिस्ट जो हैं वो नज़र आ रही है। तो ये आपकी बुक में भी इसकी 3 लेयर्स के बारे में बताया गया है और नीचे ये बनाई भी हुई है, सेम वही है। उसके बाद क्लिनिकल फ़ीचर्स क्या आएंगे? देखें, सिस्ट पड़ी हुई है ना, तो पेशेंट को क्या अजीब अजीब फ़ील होगा कि यहाँ पे कुछ है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल लिवर के अंदर है, हम लिवर की अगर बात करें तो राइट अपर क्वाड्रेंट में पेशेंट को कोई मतलब कुछ होगा फ़ील कि कुछ है, बड़ी सी चीज़ पड़ी हुई है। तो डिस्कम्फ़र्ट सी पेन भी हो सकती है, डिस्कम्फ़र्ट होगी, पेशेंट को पेन होगी अगर सिस्ट जो है वो लार्ज है। लेकिन अगर छोटी सी सिस्ट होगी तो उसके एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकती है। ठीक है। अब देखिए, सिस्ट एक पड़ी हुई है, खुद सोचें लिवर के अंदर सिस्ट पड़ी हुई है तो उसके क्या क्या जो है, ये लिवर है, इसके अंदर सिस्ट पड़ी हुई है इतनी बड़ी, तो एक तो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होगी, पेन होगी। अब ये सिस्ट जो है, क्या ये इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगी, कंप्रेशन अप्लाई करेगी इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स को पे? फॉर एग्ज़ाम्पल इर्द गिर्द क्या पड़ा हुआ है, लिवर के बाइल डक्ट्स पड़ी हुई हैं, तो बाइल डक्ट्स के ऊपर जब ये कंप्रेस करेगी तो क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि पोर्टल वेन के ऊपर ये सिस्ट जो है वो कर रही है, प्रेशर दे रही है, तो पोर्टल वेन ब्लॉक हो जाएगी, तो सारा जो ब्लड है वो पीछे की तरफ जाएगा, तो पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप होगी, एसाइटिस डेवलप होगी। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हेपेटिक वेन्स हैं उनको ये कंप्रेस कर देती है तो क्या होगा? वो आपको पता है, आपने सिंड्रोम पढ़ा हुआ है, बर्ड क्यारी सिंड्रोम, वो होगा। इसके अलावा क्या हो सकता है? कंप्रेशन के अलावा ये सिस्ट क्या कर सकती है? इसके ऊपर कोई बैक्टीरिया आ सकते हैं, मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया को पसंद आ सकती है ये सिस्ट। बैक्टीरिया को तो वैसे ही पसंद है इस तरह की चीज़ें, तो यहाँ पे बैक्टीरिया आ जाएंगे, इन्फेक्शन करेंगे और एब्सेसेस बन सकती हैं, तो एब्सेस के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह मैं अगर बात करूँ कि ये सिस्ट जो है क्या ये रप्चर कर सकती है? अगर ये बहुत लार्ज हो जाए, जैसे एक बैलून होता है, बड़ा होते होते फट जाता है, तो ये सिस्ट भी अगर इतनी बड़ी हो जाए, फ्लूइड से बड़ी हुई सारे, तो क्या ये फट सकती है? तो सिस्ट कैन रप्चर। तो रप्चर होने की वजह से क्या हो सकता है? सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो बॉडी में फैल जाएंगे, तो क्या हो सकता है पेशेंट को? एक फॉरेन सी चीज़ है जो बॉडी में फैल गई है, डिसेमिनेट हो गई है पेरिटोनियल कैविटी में, तो क्या होगा? एनाफिलेक्टिक शॉक होगा। सो डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल फीचर्स डिपेंड ऑन द सिस्ट की क्या मैनिफेस्टेशन है। सिस्ट अगर कंप्रेशन कर रही है, सिस्ट के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, या सिस्ट जो है रप्चर हो गई है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट सिम्टम्स आएंगे। लेकिन जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो यही होंगे कि हमें एक मैस पैल्पेबल फील होगा, पेशेंट कहेगा डिस्कम्फर्ट है, पेन है राइट अपर क्वाड्रेंट में। ठीक हो गया। इसके साथ पेशेंट को बुखार नहीं होगा, जैसे कि हमने पीछे एब्सेसिस के केस में देखा था, ऑब्वियसली दैट दोज वर बैक्टीरिया, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अच्छा जी, अब हम करते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस जो है उसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे। फ़र्स्ट लाइन हमारा जो होता है ना वो अल्ट्रासाउंड होता है। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करके देखा तो जी हमें अंदर सिस्ट पड़ी हुई नज़र आ गई, 1 हैं, 2 हैं, कितनी हैं वो हमें अल्ट्रासाउंड से नज़र आ जाती हैं। लेकिन उनकी एग्जैक्ट लोकेशन, साइज़, मॉर्फोलॉजी, रिलेशन टू द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, इस सब की इंफॉर्मेशन हमें सीटी स्कैन देगा। इस वजह से अल्ट्रासाउंड इज़ फर्स्ट लाइन टेस्ट, बट सीटी स्कैन इज़ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? अदर रेडियोलॉजिकली आप प्लेन एक्सरे कर सकते हैं, चेस्ट का कर सकते हैं कि कहीं ये सिस्ट जो है वो लंग्स में तो नहीं बनी हुई। इसके अलावा आप एमआरआई कर सकते हैं, और ये सारी होगी हमारी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस। इसके अलावा हम करेंगे सीरोलॉजी। सीरोलॉजी में हम क्या करेंगे? एलाइज़ा करेंगे, इनडायरेक्ट हीमोग्लूटिनेशन एसे करेंगे। अब ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि ये स्पेसिफिक है ना। अल्ट्रासाउंड पे या सीटी स्कैन पे आपको पता चल गया यार कोई चीज़ पड़ी हुई है, कोई सिस्ट पड़ी हुई है, बट यू हैव टू कंफर्म दैट वेदर दिस सिस्ट इज़ फॉर्म्ड बाय द कौन सा ऑर्गेनिज्म है। तो उसके लिए हमारी एलाइज़ा जो है वो, या इनडायरेक्ट ह्यूमन ऐसे मतलब सीरोलॉजी काम आएगी। और सीरोलॉजी में हमें क्या मिलेंगी? एंटी अकाइनोकोकस आईजीजी एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव मिल जाएंगी, जिससे हमारी कंफर्मेशन हो जाएगी डायग्नोसिस के लिए।
फिर ईओसिनोफिलिया जो है वो हमें मिल सकता है बिकॉज दिस इज़ अ पैरासाइट, और पैरासाइट्स के अगेंस्ट कौन से सेल्स बॉडी के ज़्यादा होते हैं? ईओसिनोफिल्स। तो सीबीसी में हमें ईओसिनोफिल्स का काउंट ज़्यादा मिलेगा। ठीक हो गया। अब जी आता है इसके ट्रीटमेंट। अगर तो सिस्ट छोटी सी है तो एसिम्प्टोमेटिक, आपको तंग नहीं कर रही तो क्या ज़रूरत है उसको कुछ करने की। तो अगर तो सिस्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर से छोटी है तो हम पेशेंट को वेट एंड वॉच पे लगाएंगे, सीरियल अल्ट्रासाउंड्स करेंगे कि कहीं वो सिस्ट बड़ी तो नहीं हो रही या क्या है। और फिर हमें जो है मतलब उसको ना, सिस्ट को हमें ऐसे ही छोड़ देना ना, हमने कोई कुछ भी नहीं करना, फॉलो अप पे रखना है बस पेशेंट को। लेकिन इसके अलावा अगर कैल्सिफाइड सिस्ट हो गई है तो उसमें हमें कंसिडर करना है कि जी हमारे ऑर्गेनिजम्स मर गए हुए हैं। अब बेशक ये सिस्ट फट भी जाए ना तो एनाफिलेक्टिक शॉक ऐसा सच नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्गेनिज्म मरे हुए हैं, कोई हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो किस केस में हमें ट्रीटमेंट नहीं करना? जब सिस्ट 5 सेंटीमीटर से छोटी है या सिस्ट जो है वो कैल्सिफाइड हो गई है। कब हमने ट्रीटमेंट करना है? कब हमने ट्रीटमेंट करना है? जब सिस्ट जो है वो सिम्प्टोमेटिक है। तो उसके लिए हमारे पास वेरियस ऑप्शंस हैं। हम मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए, गाइनोकोकस को मारने के लिए कोई हमारे पास दवाई होनी चाहिए, या हम सर्जरी कर सकते हैं। 2 ऑप्शंस होंगे हमारे पास। तो सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो आपने दवाई याद रखनी है वो है एल्बेंडाजोल। ये हम एल्बेंडाजोल जो है वो देते हैं। और दवाई का काम तब होता है जब हमने सर्जरी नहीं कर सकते, लाइक इनऑपरेबल है, हम मतलब उसकी लोकेशन ऐसी है कि अगर हमने उसकी सर्जरी की तो जी हमारा पेशेंट जो है ना वो मर सकता है। या उसकी जो है लाइक पेरिटोनियल सिस्ट्स। इसके अलावा क्या है, कोई मेडिकल कंडीशन है कि पेशेंट सर्जरी नहीं करवा सकता, तो हमने जो है ये मेडिकल ट्रीटमेंट करना है। सिस्ट सिंगल है या प्री ऑपरेटिव प्रोफ्लेक्सिस पे भी हम दे सकते हैं, पेरी ऑपरेटिव प्रोफ्लेक्सिस भी, या पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में भी हम जो है इसको दे सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो आपने याद रखनी है उसमें यह है कि एल्बेंडाजोल आप प्रेग्नेंट फीमेल को नहीं देते, बोन मैरो सप्रेशन की जिनकी होती है उनको नहीं देते, क्रोनिक हेपेटिक डिजीज़ के पेशेंट्स में नहीं देते। अगर बहुत लार्ज सिस्ट है और रप्चर का रिस्क है तो ऑब्वियसली उस केस में हम जल्दी जल्दी सर्जरी करके निकालेंगे। हमें मेडिकल ट्रीटमेंट का कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है एक्सेप्ट द प्रोफिलेक्टिकली। ठीक हो गया। देन वी हैव द ऑप्शन परक्यूटेनियस ट्रीटमेंट। परक्यूटेनियस ट्रीटमेंट में ये है कि परक्यूटेनियस ट्रीटमेंट तब हम करेंगे जब सिस्ट हमारी जो है वो 5 सेंटीमीटर से बड़ी है और पेशेंट सर्जरी नहीं करवाना चाह रहा। ठीक है। तो परक्यूटेनियस ट्रीटमेंट मतलब इसमें हमने पेशेंट का पेट वगैरह कुछ भी नहीं खोलना, जस्ट हमने स्किन के थ्रू परक्यूटेनियस ट्रीटमेंट करना है। ठीक है। अब इसके अंदर ना हमारी जो टेक्निक आती है दैट इज़ पेयर टेक्निक। ये तब हम करेंगे जब हमारी सिस्ट एक है, यूनिलोकुलेटेड मतलब एक सिस्ट है, और ऐसे एरिया में पड़ी हुई है जो कि एक्सेसिबल है, जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। ठीक है। तो इसका मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ अ पेयर टेक्निक, PAINR। P फॉर पंक्चर। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पंक्चर किया। पंक्चर मतलब स्किन को पंक्चर किया, अंदर पहुँच गए हम, अंदर पहुँचे सिस्ट के ऊपर। ऑब्वियसली हम ऐसे तो नहीं पेशेंट को, मतलब ये खुद एक समझने वाली बात है कि ऐसे तो नहीं हमने पंक्चर कर देना, कोई ऊपर कोई सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम गाइड करते हुए पंक्चर करेंगे। ऐसे पंक्चर कर देंगे तो पता ही नहीं है नीचे सिस्ट पड़ी हुई है कि नहीं। ऑब्वियसली ऊपर अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन करते हुए हम पंक्चर करेंगे, जहाँ पे सिस्ट होगी वहाँ पे पंक्चर करेंगे। ठीक है। तो इसका जो है ना, आपको हमेशा से पता है राइट लोब ऑफ लिवर में सिस्ट जो है वो कॉमन होती है। इसकी जो है वीडियो भी मैं आपको नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि एक आदमी होगा वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो है वो सिस्ट की ये वाली टेक्निक कर रहा होगा। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने पंक्चर किया, हम अंदर गए, ये इंजेक्शन सा होता है। अब इससे हमने क्या करना है, A फॉर एस्पायरेशन। जो भी हमारा मटेरियल होगा सिस्ट का उसको हम एस्पायरेशन कर लेंगे, उसकी सारा मटेरियल जो है उसको बाहर निकालेंगे, जो भी फ्लूइड होगा, जो भी चीज़ें होंगी सारी हम एस्पायरेशन करेंगे। एस्पायरेशन करने के बाद I फॉर इंजेक्शन। इंजेक्शन किस चीज़ का देना है, देखें ये हमारी सिस्ट थी ना, उसके अंदर मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई कि एक तो फ्लूइड हमें मिलता है, फ्लूइड होगा,
और वो हमारे जो कीड़े मकोड़े हैं, मतलब के जो स्कोलियोसिस हैं, वो पड़ी हुई हैं, ठीक है। एस्पायरेशन से हमारा सिर्फ वो फ्लूइड बाहर आएगा, वो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो नहीं आएंगे बाहर। तो उन ऑर्गेनिज़म्स को हमने ऐसे ही बाहर नहीं निकाल लेना, हमने उनको मार के निकालना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उनको मारने के लिए वी शुड हैव एनी स्कोल एंड मतलब स्कोलिसिडल एजेंट्स। तो स्कोलिसिडल एजेंट्स आपकी बुक में लिखे हुए हैं। हाइपरटोनिक 20% सेलाइन हो सकता है, एब्सोलूट इथाइल अल्कोहल हो सकता है, पोविडोन आयोडीन हो सकती है, या क्लोरहेक्सिडीन हो सकती है, सिट्रिमाइड। मतलब ये जो हमारे मतलब सफाई सुथराई के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ना, वही हम क्या करते हैं, स्कोलिसिडल एजेंट्स यूज़ करते हैं। तो ये जो हैं ये हम अंदर इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो सारी स्कोलियोसिस जो हैं वो मर जाएं। अब जब वो मर जाएंगी उसके बाद हमारी रीएस्पायरेशन है, मतलब दोबारा से हमने उनको मारा और उनको निकाल दिया। तो पेयर टेक्निक की समझ आई। पी फॉर puncture, A for aspiration of the fluid, I for injection in which we use the scolicidal agents, then R for re-aspiration। तो ये हमारी टेक्निक होती है। दिस इज़ परक्यूटेनियस ट्रीटमेंट। हमें इसमें किसी किस्म की सर्जिकली पेशेंट का पेट नहीं खोलना पड़ता, कोई इंसिजन कुछ भी नहीं देना पड़ता। इस वजह से हम इसको सर्जरी में नहीं रखते, इसको हम मेडिकल ट्रीटमेंट या उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि सर्जरी और मेडिकल ट्रीटमेंट के दरमियान वाली चीज़ है परक्यूटेनियस ट्रीटमेंट, ठीक है। ऐसा पेशेंट जो सर्जरी नहीं करवाना चाह रहा, 5 सेंटीमीटर से बड़ी सिस्ट है और हम उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, तो उनमें हम ये करते हैं। और ऑब्वियसली मैंने बताया कि अगर सिस्ट एक है तो फिर ये काम आएगी, या ऐसी जगह पे पड़ी हुई है जो कि एक्सेसिबल है। तो ये है कि अब हमने करनी है इसकी सर्जरी। फिर हमारे पास पेयर टेक्निक के बाद आती है सर्जिकल टेक्निक। अब सर्जरी में हमारी 2 तरह की सर्जरीज़ होती हैं। एक हमारी होती है कंजर्वेटिव सर्जरी और एक होती है हमारी रेडिकल सर्जरी। अच्छा, अब ये है कि आपको क्या लगता है कि मतलब ये हमारी सिस्ट है। ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास ये होगा कि हम उसकी सिस्ट जो है उसको यहाँ से मैं अगर करूँ तो हम क्या करें, उसको यहाँ से सिस्ट को रप्चर करें और उसके अंदर से मटेरियल सारा निकाल लें। सारा मटेरियल ही मैंने रप्चर किया, उसके अंदर से सारा मटेरियल बाहर निकाल लें। और मटेरियल निकालने के बाद हम क्या करें कि वो जो हमने रप्चर किया ना उसको किसी चीज़ के साथ दोबारा जोड़ दें, क्योंकि वो मटेरियल जो है एक्चुअली हमें तंग कर रहा था। जब हम मटेरियल निकाल देंगे तो ऑब्वियसली उसका जो एक बड़ा सा वो सिस्ट का एक मास बना हुआ था वो छोटा हो जाएगा, और उसके ऊपर हम एक चीज़ निकाल दें, कोई चीज़ लगा दें जिसमें हम पैच यूज़ करते हो, मेंटल पैच, जो कि हमने पेप्टिकल से डिजीज़ में भी यूज़ किया था, वो हम लगा दें। और इससे क्या होगा कि वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये हो सकता है कि हम उस पूरी की पूरी सिस्ट को ही बाहर निकाल लें, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि हम उस सिस्ट के साथ साथ जो लंग लिवर का या उस ऑर्गन का जो सराउंडिंग टिश्यू है ना उसको भी थोड़ा सा बाहर निकाल लें। तो ये हमारे पास तीन चीज़ें होंगी जो कि आपने माइंड में रखनी है। या तो हम सिस्ट को फाड़ के उसके अंदर से चीज़ें निकाल के उसके ऊपर कोई पैच लगा दें, या हम उस पूरी की पूरी सिस्ट को ही बाहर निकाल दें लेकिन इर्द गिर्द का कोई स्ट्रक्चर रिमूव ना करें। लेकिन एक और टेक्निक है जिसमें हम पूरी की पूरी सिस्ट और साथ में थोड़ा सा नॉर्मल टिश्यू को भी बाहर निकाल लें। तो आपके पास एक वीडियो मिलेगी, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देती हूँ, उसमें ना एक वीडियो आपको मिलेगी जिसमें वो पूरी की पूरी सिस्ट बाहर निकालेंगे। और एक वीडियो आपको ऐसी मिलेगी जिसमें वो सिस्ट नहीं निकालते लेकिन वो जो है अंदर से सारा मटेरियल निकालते हैं और फिर उसके मतलब उसको सील ऑफ करते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। देखिए अब आपके लिए आसान हो जाएगा। कंजर्वेटिव सर्जरी है जिसमें क्या हम करेंगे, कैविटी इज़ ओपन। फिर हमने क्या किया, जो सिस्ट कैविटी उसको ओपन किया, कंटेंट्स उसके सारे बाहर निकाल लिए, इवैक्यूएट कर लिए। और फिर हमने क्या किया, रेजिडुअल जो कैविटी है उसको ऑब्लिटरेट कर दिया बाय ओमेंटल पैकिंग, ठीक हो गया। तो ये हमारा हो गया कंजर्वेटिव सर्जरी। देन वी हैव द रेडिकल सर्जरी। रेडिकल सर्जरी देखें, कंप्लीट रिमूवल ऑफ सिस्ट अलोंग विद पेरीसिस्ट।
नीचे जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो होगी उसमें आपको ये भी दिखाया जाएगा कि हम सिस्ट जो है उसको रिमूव करते हैं और पेरिसिस्ट को कैसे रिमूव करते हैं। वो भी आपको लेप्रोस्कोपी के लिए उन्होंने परफॉर्म की होगी वो सर्जरी। और फिर जो है हम क्या करेंगे कि विद और विदाउट रिमूविंग द एडजेसेंट लिवर पैरेन्काइमा। तो रेडिकल सर्जरी में फिर हमारे पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं, पेरिसिस्टेक्टमी और लिवर रिसेक्शन। जो मैंने आपको बताया, पेरिसिस्टेक्टमी में हम क्या करेंगे कि जो कंप्लीट रिमूवल ऑफ सिस्ट करेंगे, लेकिन हम इर्द गिर्द का कोई स्ट्रक्चर रिमूव नहीं करेंगे। इसका दूसरा नाम जो है पेरिसिस्टेक्टमी का ये भी होता है, रेडिकल सिस्टेक्टमी, कैप्सुलेक्टमी, टोटल पेरिसिस्टेक्टमी या सिस्टो पेरिसिस्टेक्टमी, ये सारे इसके नाम हैं। और फिर लिवर रिसेक्शन, इसमें देखें वही वाला जो मैंने आपको बताया कि रिमूवल ऑफ टोटल सिस्ट हम करेंगे विद सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। तो ये वो वाली टेक्निक आ गई जो मैंने आपको बताई। ठीक हो गया। सो मैनेजमेंट में जब आपसे पूछे मैनेजमेंट, अगर एसिम्प्टोमेटिक है, कैल्सिफाइड है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, वेट एंड फॉलो अप करना है। अगर वो जो है 5 सेंटीमीटर से बड़ी है तो अब जो है अगर वो सिम्प्टोमेटिक है तो मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे जिसमें हम एल्बेंडाजोल देंगे। अगर वो 5 सेंटीमीटर से बड़ी है, हम सर्जरी नहीं कर सकते, तो परक्यूटेनियस एस्पिरेशन करेंगे जिसमें वी हैव द पेयर टेक्निक। अगर वो सर्जरी हमने करनी है तो वी हैव टू ऑप्शंस, कंजर्वेटिव सर्जरी और रेडिकल सर्जरी। कंजर्वेटिव सर्जरी में हमारे पास क्या है कि हम उसकी जो है सिर्फ सिस्ट को रिमूव करें, सिस्ट को काटें, रप्चर करें और उसमें से कंटेंट्स इवैक्यूएट करके उसके ऊपर मेंटल पैकिंग करते हैं। फिर रेडिकल सर्जरी में हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम पेरिसिस्टेक्टमी करें, पूरी को सिस्ट निकाल दें, और दूसरा वी हैव द लिवर रिसेक्शन जिसमें हम सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू अलॉन्ग विद द कंप्लीट रिमूवल ऑफ सिस्ट भी करें। कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी सर्जिकल रिसेक्शन की? आपके पास आसान सी होती हैं कि जी हमारी जो है वो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हीमाटोमा बन सकता है, हैमरेज हो सकता है, इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स डैमेज हो सकते हैं, एलर्जिकल रिएक्शन हो सकता है, अगर वो सिस्ट रप्चर हो जाए उसके कंटेंट्स बाहर आ जाएं तो एनाफिलैक्टिक शॉक हो सकता है। इसके अलावा बिलियरी लीकेज हो सकती है, बिलियरी फिस्टुला बन सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, कोलेंजाइटिस हो सकता है। ये सारी इसकी जो है कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक हो गया। इसका ये जो ऊपर आपको दिखाया हुआ दिस इज़ पेरिसिस्टेक्टमी, पूरी की पूरी हमने सिस्ट बाहर निकाल लिया है। तो हाइड्रेटेड लिवर डिजीज़ में से जो यूक्यू आया हुआ है वो डिस्कस कर लेते हैं कि नेम ऑफ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होगा, गायनोकोकस ग्रैनुलोसिस। फिर क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे वो हमने डिस्कस कर लिए, डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट क्या आपके पास कंप्लेन कर सकते हैं, सिम्टोमेटिक क्या होगा, कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा और स्ट्रक्चर की वजह से क्या होगा, वो आपने बता देना है। दैन उन्होंने पूछा हुआ कि मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो वो सब कुछ मैंने जो एक दफ़ा रिपीट भी किया है वो आपने उस तरह से लिखनी है मैनेजमेंट। और इसके अलावा ये है कि इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो है अगर आपने वीडियोस देखनी है, आप इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ से देख लें टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स बेटर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक।